बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से राजनीतिक बवंडर उठ खड़ा हुआ है। अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा करके राजद और कांग्रेस भाजपा को घेर रही है, जबकि जदयू और बीजेपी भी कमर कसकर के बचाव में उतर आई है, जहां दोनों तरफ से भाषाई मर्यादा तार तार हो रही है। विवादित और असंसदीय अपमानों का इस्तेमाल हो रहा है। जब गुरुवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अमर्यादित बयान दिया तो फिर वहीं पर पलटवार में डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव के लिए असंसदीय शब्द का प्रयोग किया। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव अमित शाह के बारे में क्या बोलेंगे, वह खुद चारा घोटाले में दोषी साबित हो चुके हैं। उन्होंने बिहार के खजाने से बिहार के गरीबों के हक का पैसा वे खा गए हैं। लालू यादव पंजीकृत अपराधी होकर के देश के गृह मंत्री के लिए गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जहां भी रहेंगे वे राज्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लालू जैसे राजनेताओं को बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी खुद को बीमार बता करके जेल से जमानत पर बाहर निकले, लेकिन बाहर आकर के वे राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद एक भद्दा दाग है। दोस्तों एक पति ने अपने घर को उजाड़ते हुए पत्नी की खुशी की खातिर उसी के ही प्रेमी से शादी करा। अब आप इसे पहले पति की मजबूरी, जरूरी या फिर कुर्बानी जो कहना है कहें, लेकिन ये नजारा बिहार में देखने को मिला है। यहाँ पर एक आदमी ने 12 साल पहले प्रेम विवाह किया था। बीवी को शादी के कुछ समय बाद 2 बच्चे के पिता से प्यार हो गया, जिसके बाद महिला के पति ने अपने प्रेम विवाह की कुर्बानी देते हुए बीवी को प्रेमी से मांग भरवा करके विदा कर दिया गया। अब ये वीडियो सहरसा जिला से वायरल हुआ है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी और महिला भीड़ के बीच खड़े हुए हैं। तभी उस आदमी को सिंदूर दिया जाता है और वह 5 बार महिला की मांग भर देता है। इस दौरान आसपास के लोगों की आवाज भी आ रही है, जिसमें सुना जा सकता है कि इसमें हमारी जिम्मेदारी अब नहीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला खामोश खड़ी है, वहीं पर आदमी भी बिना शर्ट के आगे जैकेट खोल करके खड़ा है। इन दोनों प्रेमी युगल से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, बस यहीं तक है जो आपको बता दिया गया है। दोस्तों बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने गांव की सड़कों की और बेहतर तरीके से देख रेख के लिए रेस्टोरेंट पार्ट चार्ज करने का फैसला किया है। सड़कों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाए रखने के लिए ये डेडिकेटेड एम्प्लॉय होंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे बन चुकी सड़कों की गुणवत्ता को बेहतर रखेंगे। डिपार्टमेंट ने राज्य के हर 10 पंचायत पर एक पथ कार्य प्रभारी की तैनाती करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार काफी पहले डिपार्टमेंट में पथ कुली का पद हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो गया है। इस वजह से निचले स्तर पर सेक्शन में डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर ही सर्वे सर्वा बने हुए हैं। दोस्तों हर इंसान ऊंचाइयों को छूने का सपना देखते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां इस राह में बाधा बन जाती है। इन्हीं मुश्किलों को पार करके बिहार के मधुबनी की पूजा कुमारी ने 67वीं बीपीएससी परीक्षा में 986 रैंक हासिल की और आज वे सब डिवीजन वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी कहानी बताती है कि अगर जिद, जुनून और मेहनत किया जाए तो हर मंजिल को पाया जा सकता है। जब बीपीएससी में 986 रैंक हासिल करने वाली पूजा कुमारी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता 2007 में रोजगार की तलाश में दिल्ली चले गए। आर्थिक तंगी के कारण पूजा को बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साल 2009 में कक्षा 10वीं की परीक्षा से एक रात पहले इन्हें सिलाई करनी पड़ी, जब फिर भी उन्होंने 74% अंकों के साथ परीक्षा पास की। साल 2011 में कक्षा 12वीं में काम के दबाव के कारण उनके अंक थोड़े कम हुए, लेकिन उन्होंने 64% अंकों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। जब पूजा कक्षा 12वीं पास करने के बाद इंजीनियर बनना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने AIEEE का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने CM साइंस कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। साल 2013 में परिवार में हुई एक घटना ने उन्हें सिविल सर्विसेज की अहमियत समझाई और फिर उन्होंने इस क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला कर दिया।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 638 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से 6,659 खेल मैदान के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। ये खेल मैदान बिहार के 5,671 पंचायतों में बनाए जाएंगे, जिसमें 533 प्रखंडों का समावेश है। यह ग्रामीण विकास विभाग इस परियोजना के तहत मनरेगा के माध्यम से इन खेल मैदानों का निर्माण करेगा और इसके लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी जिलों के डीएम, डीडीसी, ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक और फिर मनरेगा के डीपीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और फिर विजय कुमार सिन्हा के साथ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार तथा अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जब बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मनरेगा के तहत खेल मैदान बनाए जा रहे हैं, जिसमें दौड़ने के लिए ट्रैक, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल कोर्ट और फिर फुटबॉल के लिए गोल पोस्ट भी बनेंगे। इसके अलावा ऊंची कूद, लंबी कूद, खो खो और फिर कबड्डी के लिए जरूरी सुविधाएं भी इस योजना का हिस्सा होगी। खेल विभाग ने स्कूलों के बाहर की भूमिका को खेल मैदान के रूप में चिन्हित किया है। साथ ही पंचायत विभाग से खेल मैदान के लिए जमीन की जानकारी प्राप्त की है। इस परियोजना का आधार गया जिले के मॉडल पर है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए 24,811 पदों पर नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। यह आयोग ने इस संबंध में एक संशोधित रिक्ति सूची बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। ये भर्ती प्रक्रिया बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आयोग की ओर से जारी की गई इस सूची में हर विषय में शिक्षकों की संख्या का स्पष्ट जिक्र किया गया है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को अपनी आवेदन प्रक्रिया में मदद मिलेगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश और फिर पात्रता मापदंड भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और फिर परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर नियुक्तियां की जाएगी। दोस्तों, बिहार में वाल्मीकि नगर एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ पर अधिक संख्या में पर्यटकों का आवागमन होता है। निरंतर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आने वाले पर्यटकों को मनोरंजन के साधन एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर के वाल्मीकि नगर क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्य योजना किए गए हैं। इसी क्रम में कई योजना प्रस्तावित है, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और फिर आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और फिर उद्यम की संभावना भी बढ़ेगी। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग करने का आदेश दिया है। जी हाँ, इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि हर महीने सरकारी स्कूल के पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन होगा। ये आयोजन शनिवार को होगा। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय अपने हिसाब से ये तय करेंगे कि पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग किस शनिवार को करना है। सरकारी स्कूल के शिक्षक अभिभावक को फोन के माध्यम से ये सूचना देकर के बुलाएंगे और फिर मीटिंग करके उन्हें बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताएंगे। इस दौरान ये भी बताएंगे कि उनके बच्चे किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। यह कार्यक्रम अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भी लिख करके दिया है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने कहा है कि इसके अलावा अभिभावक से बच्चों के धारा प्रवाह एवं गणितीय कौशल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बिहार में इक्के दुक्के ही ऐसे विधायक होंगे जो इस कदर सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है पवन जायसवाल, जो कि समाज जाति से ऊपर उठ करके सैकड़ों गरीब परिवार की बच्चियों की शादी धूमधाम और विधि विधान के साथ कराते हैं। न सिर्फ शादी कराते हैं बल्कि विदाई में पैसा और फिर घरेलू संसाधन भी देते हैं। जब विधायक पवन जायसवाल 151 कन्याओं की सामूहिक विवाह के बाद 11,000 का चेक और फिर 40,000 का घरेलू संसाधन देने जा रहे हैं। 29 दिसंबर को ये कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, मंत्री रेणु देवी, सुमित सिंह, जमा खान, नितिन नवीन, संतोष कुमार सिंह, जनक राम, केदार गुप्ता और भी कई सारे नेताओं पर शामिल होंगे। ढाका से भाजपा विधायक पवन जायसवाल सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसी साल 151 कन्याओं की सामूहिक शादी कराई थी। अब उन्हें गौना की तर्ज पर 29 दिसंबर को 11,000 नगद और 40,000 रुपए का घरेलू संसाधन यानी कि बिछावन, कुर्सी, टेबल और फिर अन्य संसाधन देंगे। जब 29 दिसंबर को ढाका विधानसभा क्षेत्र के घोरासन में बड़ा कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में कई सारे नेता शामिल होंगे। दोस्तों, बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए नई पॉलिसी जल्द आने वाली है। जब पटना में आयोजित इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य सरकार की ओर से घोषणा की गई है। इस दौरान एनर्जी डिपार्टमेंट के संजीव पंकज कुमार पाल ने देश विदेश से आए निवेशकों से बिहार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए नई नीति तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसे नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। सचिव पाल ने आगे बताया है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि
प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी तैयार हुई है। इसमें कारोबार करने में आसानी के लिए इन्वेस्टर्स को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मिलेगा। जो उन्होंने बताया है कि बिहार में एनर्जी के क्षेत्र में अपार संभावना है। इन्वेस्टर एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर के ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, उनके रखरखाव, स्मार्ट मीटर की सुविधाओं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और फिर कंडक्टर जैसे उत्पादों में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने भागलपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया और सारण में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ट्रैक्स को ऑटोमेट करने के लिए बिहार सरकार के परिवहन विभाग के साथ समझौता यानी कि ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन बिहार की माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती शीला कुमारी और फिर बिहार सरकार के परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया है। जहां एमओए पर बिहार सरकार के राज्य परिवहन आयुक्त श्री नवीन कुमार और फिर मारुति सुजुकी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्री तरुण अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए हैं। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित टेस्ट ट्रैक ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा को अधिक व्यापक, प्रभावी और फिर पारदर्शी बनाती है। दोस्तों, इन दिनों देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण खेती करने योग्य जमीन भी कम हो गई है। यही वजह है कि लोगों को अब ताजी सब्जियों का स्वाद नहीं मिल पाता है। इस कारण से लोग अपने घरों में बागवानी करने लगे हैं ताकि उन्हें आसानी से ताजे फल फूल और फिर सब्जियां मिल सके। अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक है और फिर आप बिहार की राजधानी पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, तो फिर इसके लिए बिहार सरकार ने एक खास तरीके की योजना चलाई है। इसका नाम छत पर बागवानी योजना है। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा छत पर जैविक फल और फिर सब्जी उगाने के लिए लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना, गया, भागलपुर और फिर मुजफ्फरपुर के रहने वाले लोगों को छत पर बागवानी करने पर इस योजना के तहत 300 वर्ग फुट में पौधे यानी कि फार्मिंग बेड लगाने पर 48,574 रुपए इकाई लागत का 75% सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा सरकार गमले के लिए भी सब्सिडी दे रही है। जी हाँ, इसमें आपको इकाई लागत का 8,975 रुपए का 75% सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दूं कि इसके तहत वे लोग लाभ ले सकते हैं जिनके पास अपने घर या फिर अपार्टमेंट में छत पर 300 वर्ग फीट खाली जगह हो। इसमें प्रति इकाई में 48,574 रुपए की लागत से 75% सब्सिडी यानी कि 36,430 रुपए की राशि मिलेगी, जहाँ इसमें बचे हुए लगभग 12,000 रुपए लाभार्थी को देने होंगे। छत पर बागवानी योजना के तहत सरकार शहरों के घरों में सब्जी, फल, फूलों आदि की बागवानी को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार इसे 2 श्रेणी में चला रही है। पहली गमले की योजना और दूसरी फार्मिंग बेड योजना। इस योजना का फायदा सिर्फ अभी पटना के शहरी क्षेत्र, पटना, दानापुर, खगोल, फुलवाड़ी, गया, भागलपुर और फिर मुजफ्फरपुर के निवासियों को ही मिलेगा। छत पर उगाने वाले पौधों में अगर सब्जी की बात करें तो इसमें बैगन, मिर्च, गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्जी और फिर कद्दू आदि शामिल है। इसके अलावा फल में अमरूद, नींबू, पपीता, आम, अनार और फिर अंजीर शामिल है। दोस्तों, बिहार में मौसम की सटीक निगरानी और फिर पूर्वानुमान के लिए डॉपलर वेदर रडार लगाई जाएगी। जहां भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि बिहार के पूर्णिया और फिर दरभंगा में डॉपलर वेदर रडार लगाने की तैयारी चल रही है। जब बिहार के इन दोनों शहरों में मालदा और फिर बनारस के साथ साथ काम होगा। जहाँ मालदा और बनारस में लगने वाली रडार से क्रमश बिहार के दक्षिण पूर्व और फिर दक्षिण पश्चिम के जिलों के मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। वर्तमान में सिर्फ बिहार के पटना में ही डॉपलर वेदर रडार है। जब भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वां स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि बिहार की सभी पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम मशीन स्थापित करके लोगों को मौसम की सही जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, बिहार में ठंड इन दिनों थोड़ी कम हुई है, लेकिन अब पछुआ हवा की रफ्तार तेज होते ही ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी कम होने से ठंड में भी फिलहाल नरमी दिखी जा रही है। भागलपुर में पिछले दिनों तापमान 5 और फिर 6 डिग्री के करीब जा पहुंचा था, जबकि जमुई का पारा लुढ़क करके 4 डिग्री के करीब जा पहुंचा था, जिससे अचानक कनकनी बढ़ गई थी। जब मौसम विभाग ने भागलपुर, पूर्णिया समेत आसपास के जिलों के मौसम को लेकर के पूर्वानुमान बताया है। जब भागलपुर में पछुआ हवा की रफ्तार घटने से फिलहाल ठंडी थोड़ी कम है, लेकिन अब पछुआ की रफ्तार बढ़ने के आसार है, जिससे ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। और सीमांचल में भी मौसम का मिजाज बदला है, जब लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली है। अगले 2 दिनों तक भी ठंड का असर कम रहने वाला है, जहां तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, लेकिन सुबह और फिर शाम में कोहरा छाया रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी रुकने से ठंडी हवाओं का प्रभाव कम हुआ है। धूप निकलने से तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है।
दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक छात्र ने एक दिन अपना बैंक खाता चेक किया और अचानक करोड़पति बन गया। कक्षा 9 का छात्र सैफ अली एक स्थानीय साइबर कैफे में गया और उसने अपने बैंक खाते से 500 रुपए निकालने का फैसला किया। जब उन्होंने अपना बैलेंस चेक किया तो फिर वह हैरान रह गए। खाते में मामूली बैलेंस के बजाय एक चौंका देने वाली संख्या दिखाई दी गई, जहाँ उनके खाते में 87 करोड़ 65 लाख रुपए दिखाई दिया। जहाँ ये संख्या देख करके सैफ और फिर साइबर कैफे मालिक दोनों हैरान रह गए। उन्होंने माना कि ये गलती से हुआ है, इसलिए उन्होंने फिर से खाते का बैलेंस चेक किया, लेकिन राशि वही रही। जी हाँ, सैफ घर भागा और अपनी मां को बताया कि उसने क्या देखा। एक पड़ोसी की मदद से वह बैंक स्टेटमेंट के लिए कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी कि CSP गए, लेकिन तब तक 87 करोड़ रुपए का बैलेंस गायब हो चुका था और सिर्फ 532 रुपए ही बचे। हालांकि बाद में उनका खाता फ्रीज कर दिया गया। इस घटना से हैरान सैफ और उनका परिवार अनियमितता की रिपोर्ट करने के लिए अपने बैंक गए। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक अधिकारियों ने पुष्टि की कि खाते से बड़ी रकम गायब हो गई थी और बैलेंस सामान्य हो गया था। जब उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने इस बात की आंतरिक जांच शुरू कर दी कि कैसे सैफ के खाते में गलती से इतनी बड़ी रकम जमा हो गई। जब बैंक अधिकारियों ने अभी तक इस गलती के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है और न ही इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की है। दोस्तों बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि घर की बहू को धक्का देकर के निकालने वाले अब महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जब मंत्री ने तेजस्वी यादव और फिर उनके परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजद शासन में महिलाओं का शोषण होता था और अब सत्ता पाने के लिए तेजस्वी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आपको बता दो कि जनक राम ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सम्मान दिया। पंचायत और फिर नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण देने के साथ ही सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में महिलाएं एनडीए के शासन में सुरक्षित महसूस करती है, जबकि राजद के शासन में उन्हें शोषण का सामना करना पड़ता था। वहीं पर आपको बता दूं कि मंत्री ने कहा है कि लालू राबड़ी के शासनकाल में अनुसूचित जाति और फिर जनजाति के लोगों का सबसे अधिक शोषण हुआ। उस दौर में जहां बच्चों को चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई करनी पड़ती थी, वहीं पर अब बेहतर स्कूल की सुविधा दी जा रही है। दोस्तों वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंत्री नीरज कुमार बबलू के सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर करारा प्रहार किया है। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि राम का नाम लेकर के राजनीति करने वाले ये भूल गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने गंगा पार करने के लिए मल्लाहों का ही सहारा लिया था। मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया पर मंत्री नीरज कुमार की एक पोस्ट की कॉपी पोस्ट किया है, जिसमें मंत्री ने लिखा कि तूफान से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जो लोग खुद को राम भक्त कहलाने में से नहीं थकते, यदि उन्होंने वास्तव में श्री राम के चरित्र से कुछ सीखा होता तो ऐसी घटिया टिप्पणी करने से पहले थोड़ी शर्म जरूर करते। राम का नाम लेकर के राजनीति करने वाले ये भूल गए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गंगा पार करने के लिए मल्लाहों का ही सहारा लिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए दलितों और फिर पिछड़ों का अपमान करना उनकी घिनौनी मानसिकता बन चुका है। कल अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया, बिहार में सम्राट चौधरी ने निषाद समाज पर हमला बोला और आज नीरज बबलू ने अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन किया। मुकेश सहनी ने लिखा है कि इनका इतिहास गवाह है, भाजपा ने हमेशा दलितों और फिर अति पिछड़ों को अपमानित करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अब बहुत हो चुका है। मल्लाह समाज इसका करारा जवाब देगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मल्लाहों की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। सीमांचल का रोड मैप तैयार है, सरकार बनते ही यहाँ की बदहाली जो है ना वो दूर हो जाएगी, ये कहना है तेजस्वी यादव का। जी हाँ, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीमांचल का रोड मैप तैयार है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो फिर इस क्षेत्र के विकास के लिए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे, ताकि सीमांचल के सभी जिलों का समुचित विकास हो सके और यहाँ से निर्धनता, बदहाली, बाढ़, बेरोजगारी सहित सभी समस्याएं दूर हो सके। उन्होंने कहा है कि सीमांचल में गरीबी, बेरोजगारी और फिर पलायन बड़ा मुद्दा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी कार्यकर्ताओं के संवाद के क्रम में किशनगंज पहुंचे। यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो वृद्ध पेंशन को 400 से बढ़ाकर के 1500 रुपए कर दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि किशनगंज में एएमयू का मामला भी अब तक लटका हुआ है, महिलाएं सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेल रही है, स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे से लोग परेशान हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि अपनी यात्रा में वे आरजेडी कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं से संवाद के साथ ही जनता की समस्याओं से भी अब हो रहे हैं, जब उनके फीडबैक के आधार पर ही माई बहन मान योजना बनाई गई है। सरकार
दोस्तों इंटरनेट के इस्तेमाल में बिहार के गांव अव्वल है, जहां महिलाएं भी देश से आगे निकल चुकी हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में। आपको बता दूं कि इंटरनेट की उपलब्धता और फिर स्मार्ट मोबाइल का ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रचार प्रसार के कारण बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता तेजी से बढ़ी। कई वर्गों में ये देश के औसत से ज्यादा दर्ज की जा रही है। डिजिटल साक्षरता, वित्तीय डिजिटल लेन देन सक्षमता बढ़ने के पीछे बैंकिंग व्यवस्था में तकनीकी नवाचार, नए ग्राहक मित्र सॉफ्टवेयर का प्रचलन होना मुख्य कारण है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर के युवाओं के बीच आई जागृति से ग्रामीण क्षेत्र में के युवा भी घर बैठे बैंकिंग लेन देन कर रहे हैं, नेट से सूचना ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करके सूचना ढूंढने, इंटरनेट सेल, ईमेल और फिर ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन में ग्रामीण बिहार का औसत देश से ज्यादा है। स्कूल कॉलेज जाने वाले ग्रामीण आबादी और ग्रामीण युवा का राष्ट्रीय औसत क्रमश 21 और 22 है। वहीं पर इस वर्ग में बिहार का औसत क्रमश 24.3 और फिर 24.1 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 3.3 और 2.1 ज्यादा है। इंटरनेट का उपयोग करके सूचना ढूंढने और फिर ईमेल भेजने और प्राप्त करने में बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की किशोर बालिकाएं और युवा उम्र की महिलाएं, 15 से 29 उम्र की महिलाएं देश में इसी उम्र की किशोर महिलाओं के बालिकाओं और फिर युवा महिलाओं की तुलना में ज्यादा बेहतर है। किशनगंज पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किशनगंज सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जम करके निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के उनके बयान की कड़ी निंदा करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस और भाजपा का चरित्र ही देश के महापुरुषों के प्रति घृणा से भरा हुआ है। इन लोगों के पास ना तो कोई महापुरुष है, न ही स्वतंत्रता संग्राम में इनका कोई योगदान है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने लाखों लोगों को सम्मान और समानता का अधिकार दिया और फिर समाज में घृणा को समाप्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और आरएसएस महापुरुषों की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, किशनगंज में बढ़ते अपराध की स्थिति पर सवाल किए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ये क्रिमिनल डिसऑर्डर बन चुका है। जब पुल पुलिया गिरने लगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से टूट चुका है। उन्होंने नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को अलविदा यात्रा करार दिया है और तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया और कहा कि इस पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को याद करते हुए कहा कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन उनकी सरकार बनने पर जरूर किया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार के कारण ये कार्य अधर में रहा। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने पर महिलाओं के लिए मां बहन मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार की हर महिला को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली मुफ्त और फिर सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन बराबर के 1500 रुपए करने का वादा किया है। दोस्तों बिहार सरकार ने भूमि विवादों के समाधान के लिए तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बिहार फिर से कड़े निर्देश जारी किए हैं। अंचलाधिकारी से लेकर के प्रमंडलीय आयुक्त तक को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का जिक्र करते हुए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने का आदेश दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और फिर गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और फिर एसपी को भूमि विवादों के प्रभावी मॉनिटरिंग और फिर निपटारे के लिए बनाए गए भू समाधान पोर्टल का सही उपयोग करने का निर्देश दिया है। वहीं पर सरकार ने कमजोर, गरीब और फिर असहाय लोगों के मामले पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। महागठबंधन के दलों ने भी संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। इस बीच कांग्रेस और फिर आरजेडी के नेताओं के बीच कई मौकों पर खींचतान भी दिखाई दे रही है। इसको लेकर के अब चर्चाएं ये भी है कि कांग्रेस आरजेडी साथ में चुनाव लड़ेगी या फिर अलग अलग। इस पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हाल ही में कहा कि हर पार्टी अपना विस्तार चाहती है, इसके लिए प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला होने के बाद अपने अपने क्षेत्र में हम काम करेंगे। इसमें एक दूसरे पर आरोप या फिर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन बिहार में पूरी तरीके से मजबूत है, हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जब कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से पूछा गया है कि क्या बिहार में कांग्रेस आरजेडी के भरोसे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि अभी गठबंधन का युग चल रहा है। केंद्र में पीएम मोदी की सरकार चल रही है, वह भी गठबंधन की सरकार है। उसी तरह से इंडिया गठबंधन है, उसमें भी 17 से 18 पार्टियां हैं। ज्यादातर प्रदेशों में भी गठबंधन युग चल रहा है, जिसका मतलब है कि सभी पार्टियों को साथ लेकर के चलना है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है और उसकी ही नेतृत्व में चुनाव होगा।
दोस्तों, बिहार की ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गांव की सड़कों की निगरानी रखने के लिए एक बेहद खास कदम उठाया गया है। अब गांव में रहने वाले लोग बड़ी ही आसानी से अपने इलाके की टूटी हुई सड़क या फिर उसके गड्ढों की शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी विभाग के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण घर बैठे ये शिकायत कर सकते हैं, और वह भी एक मोबाइल ऐप के जरिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया। इस ऐप पर शिकायत करने के बाद संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे समस्या को तय समय सीमा में हल करें। इस एंड्रॉयड मोबाइल ऐप को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया गया है। इस ऐप के जरिए आम जनता जब सड़कों के खराब हालत, सड़कों पर गड्ढे, सड़कें क्षतिग्रस्त किनारे और फिर बाकी कई और समस्याओं की शिकायत सीधे संबंधित अधिकारियों को कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को बनाने का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की देखभाल और फिर रखरखाव में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। इस ऐप के जरिए आप राज्य के किसी भी कोने से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल अब ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी के मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। अक्सर देखा जाता है कि ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिस समेत ERSS के और फिर विभिन्न थानों के सिपाही स्मार्टफोन पर बिजी दिखाई देते हैं। इसकी वजह से इन लोगों का ध्यान ड्यूटी पर कम और फोन पर ज्यादा रहता है। इससे प्रदेश के यानी कि बिहार के ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राइम कंट्रोल और फिर विधि व्यवस्था पर पड़ता है। पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार हुए पेट्रोलिंग व्यवस्था के निरीक्षण में ये बातें सामने आई है, जिसके बाद DIG राजीव मिश्रा ने ड्यूटी के दौरान सिपाहियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। DIG राजीव मिश्रा द्वारा जारी किए गए इस आदेश के इस नए नियम को आने वाले 27 दिसंबर से पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। आदेश के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपने साथ स्मार्टफोन नहीं रख सकता है। वहीं पर अगर कोई पुलिसकर्मी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो फिर प्रशासन उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करेगी। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालांकि बिहार में कई बार पेपर लीक की सिर्फ अफवाहें उड़ती है, लेकिन इन अफवाहों से परीक्षार्थी बहुत प्रभावित होते हैं। हाल ही में बिहार में BPSC परीक्षा के दौरान पेपर लीक की अफवाह उड़ी और जमकर के उपद्रव हुआ। यह पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस संवेदनशील मामले को लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं होती है। उन्होंने लोकसभा में कहा है कि पेपर एग्जामिनेशन और घोटाला ये एक पूरक बन गया है। BPSC UPSC नियोजित शिक्षक संघ कर्मचारी का पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा है। परम ज्ञान निकेतन गया से लेकर के कई स्कूलों में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जहां बिना पेपर लीक के परीक्षा ही नहीं होती है। अभी CGL में सामने आया है कि उसमें बच्चे से 40 लाख रुपए लिया गया है। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा। सॉफ्टवेयर के चलते 85,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर सके। पेपर का भ्रष्टाचार चल रहा है और फिर बिहार में लगातार लाठी चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में उन किसानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है जो खेतों में पुआल यानी कि पराली जला रहे हैं। जी हां, सैटेलाइट के माध्यम से बिहार के बेतिया जिले से बेतिया के बगहा में खेतों में पुआल जलाने के मामले में 95 किसानों पर कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी गई है। ये सभी किसान खेतों में पुआल जलाते हुए पकड़े गए हैं। इन किसानों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 5 बजे से चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस हाई लेवल बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कुल 44 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगे है। जहां बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली की स्वीकृति दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिनमें नाबार्ड से 255 करोड़ एवं राज्य योजना मद से 45 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई है। जब पटना सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 26 लाख रुपए की तकनीकी प्रकलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय जमुई राजकमल को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोस्तों, 19 दिसंबर से पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 चल रहा है। इसमें भाग लेने के लिए देश दुनिया से 815 बड़े छोटे निवेशक पहुंचे, जो उद्योग विभाग की
सचिव वंदना प्रियसी के अनुसार 350 कंपनी ने MOU के लिए कंफर्म कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में शुक्रवार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की MOU पर साइन हुआ है। यह सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सन पेट्रोकेमिकल्स की ओर से 20,000 करोड़ का है। आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी से बातचीत चल रही है। फॉक्सकॉन ने भी बिहार में इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की है। इसके अलावा सन पेट्रोकेमिकल, अंकुर बायोकेम, कैप्टन स्टील, श्री सीमेंट, बिरला सीमेंट, जेके सीमेंट, डालमिया सीमेंट, हल्दीराम, सुप्रीम ग्रुप और फिर अडानी से भी बातचीत चल रही है। पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया। जब बिजनेस कनेक्ट का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा मौजूद रहे। बिजनेस कनेक्ट को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और फिर औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इन उपायों के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण शामिल है। किशनगंज कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की है। जब मुलाकात करके विभिन्न मांगों को लेकर के मुद्दों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र सौंपा गया है, जिसके बाद मंत्री ने पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दूं कि किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने दिल्ली में मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की, जहाँ पर उन्होंने मंत्री से मिलकर के किशनगंज संसदीय क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण और संरचना के विकास की मांग की है। इस पर चिराग पासवान ने जल्द इन मांगों को पूरा करने का सांसद को आश्वासन भी दिया है। सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने बताया है कि किशनगंज में खाद्य प्रसंस्करण और संरचना के विकास से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि जिले में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और फिर बेरोजगारी दूर होगी। किसानों को फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में भी काफी कमी आएगी। जिले के किसानों की सामाजिक और फिर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि वे लगातार विभिन्न मंत्रियों से मिलकर के क्षेत्र के मुद्दे उठाते रहते हैं। आपको बता दूं कि सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने पूर्व में दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करके किशनगंज के विभिन्न मुद्दों पर पत्र लिखा था, जिसमें कटिहार डिवीजन के किशनगंज, ठाकुरगंज, तैयबपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के ठहराव और फिर यात्री सुविधाओं की मांग की गई थी। दोस्तों, किशनगंज राजद प्रखंड कमेटी का गठन हुआ है। जो आपको बता दूं कि प्रखंड अध्यक्ष सहित 88 नए कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का दामन थामा है। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड क्षेत्र के काठामाठा के अंतर्गत विधायक आवास पर राजद की ओर से प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चा की गई। साथ ही पार्टी संगठन का विस्तार करके लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस अवसर पर पार्टी की ओर से विधायक इजहार एसपी की मौजूदगी में पूर्व मुखिया मुश्ताक अहमद, प्रखंड अध्यक्ष कोचाधामन और फिर पार्टी के अन्य कुल 88 कार्यकर्ताओं को प्रखंड स्तरीय अन्य पदों पर मनोनीत किया गया है। साथ ही सभी नए मनोनीत कार्यकर्ताओं को फूल माला पहना करके सम्मानित किया गया है। जब विधायक हाजी इजहार एसपी और फिर जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा ने उसे मनोनयन पत्र प्रदान किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने राजद पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया है। किशनगंज वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। अच्छी खबर यह है कि किशनगंज के ग्रामीण क्षेत्र में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के अंतर्गत सभी 7 प्रखंडों के कुल 105 पंचायतों में 132 खेल मैदान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया है। इसकी कुल अनुमानित लागत 1296 लाख रुपए है। इस अवसर पर सभी 105 पंचायतों में प्रखंड और फिर पंचायती स्तर मनरेगा पदाधिकारी और फिर कर्मियों ने उपस्थित रह करके काम किया है। यह योजना स्थल पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और फिर युवाओं की भारी उपस्थिति रही। बहादुरगंज प्रखंड में 19, देगलबैंक प्रखंड में 16, किशनगंज प्रखंड में 13, कोचाधामन प्रखंड में 22, पोठिया प्रखंड में 27, टेरागाछ प्रखंड में 12 और ठाकुरगंज प्रखंड में 23 खेल मैदानों का कार्यारंभ शुरू किया गया है। सभी खेल मैदानों में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फिर रनिंग ट्रैक की सुविधा है। जब बड़े खेल मैदानों में ऊंची कूद, लंबी कूद इत्यादि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यारंभ कार्यक्रम में जिला स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पर्श गुप्ता, प्रभारी जिला पदाधिकारी आदि लोग जुड़े रहे। शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि अब शिक्षकों को 3 की जगह 5 सक्षमता परीक्षा देने का मौका मिलेगा। आपको बता दूं कि बिहार में अब 3 की जगह 5 सक्षमता परीक्षा होगी। नीतीश कैबिनेट से विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति दे दी गई है। बिहार में कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,39,143 है। इसमें से सक्षमता 1 में 1,87,818 शिक्षक पास हुए हैं। सक्षमता 2 में 65,716 शिक्षक पास हुए थे। वहीं पर अभी 85,609 शिक्षक
शिक्षक बचे हुए हैं। ये अब सक्षमता 3 की परीक्षा देंगे। जहाँ सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा या उन्हें विशिष्ट शिक्षक का वेतन ही मिलेगा। पहले सक्षमता परीक्षा शिक्षकों को ट्रांसफर करके राज्यकर्मी शिक्षक का वेतन देने का प्रावधान। दोस्तों, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव ने गुरुवार को दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वह पटना एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहा था। दानापुर कोर्ट ने पिंकू यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज प्रशासन कुर्की के लिए विधायक के भाई के घर पहुंचा था। कार्रवाई शुरू करने से पहले ही पिंकू ने सरेंडर कर दिया। जब बुधवार देर रात पुलिस ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के घर पर छापेमारी की थी। रेड के दौरान पुलिस ने 3 बंदूक बरामद की थी, जहां इनका लाइसेंस भी नहीं था। इसके अलावा 11 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन, पुराने स्टाम्प पेपर, जमीन के कागजात भी छापेमारी में मिले थे। दोस्तों, सीतामढ़ी में हाजत यानी कि लॉकअप जेल में बंद एक आरोपी रोशनदान तोड़ करके भाग निकला। जब पुलिस ने उसके साथ उसकी प्रेमिका को भी हंगामा करते हुए पकड़ा था। जब प्रेमिका ने आरोप लगाया था कि नीतीश से सोशल मीडिया के जरिए 2.5 साल पहले बातचीत शुरू हुई, इसके बाद दोनों प्यार करने लगे। जब लड़की का आरोप है कि नीतीश शादी का झांसा देकर के बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। 3 नवंबर को भी नीतीश ने उसे पटना बुला करके 4 दिनों तक होटल में रखा और फिर संबंध बनाया और उसके बाद घर भेज दिया। शादी से मुकरने के बाद दोनों के बीच हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने 18 दिसंबर को दोनों को पकड़ करके थाने ले आई थी। लड़की ने पुलिस को बताया है कि नीतीश ने 17 दिसंबर को शादी की बात कहकर के सुरसंड इलाके में होटल में बुलाया। यहाँ भी नीतीश ने उसके साथ संबंध बनाया। नीतीश ने फिर 18 दिसंबर को कटरा मंदिर में शादी करने की बात कहकर के बाइक पर बैठने को कहा, लेकिन पोखरा थाना के पास पहुंचते ही नीतीश ने लड़की को बाइक से उतरने को कहा और भागने की कोशिश करने लगे। लड़की ने शोर मचा करके उसे पकड़ लिया। युवक ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया।